गया है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब वो करेंगे तो क्या करेंगे। दरअसल कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की ओवल ऑफिस में अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोरदार बहस हुई। दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी देश के राष्ट्र प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति से उन्हीं के ऑफिस में इस अंदाज में बात की, और वो भी पूरे मीडिया के सामने। क्योंकि इस तरह के मनमुटाव बंद दरवाजों के पीछे भले ही हुए हों, लेकिन यह पहली बार है कि दो देशों के मुखिया अपने अपने देशों की बात पर इस तरह अड़ गए और एक दूसरे से भिड़ गए। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं। अंग्रेजी में है, आप लोग, बहुत आसान अंग्रेजी है, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्या चल रहा है। जरा देखिए, यहां तीन लोग हैं, बीच में बैठे हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। अभी जिनकी आप देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो हैं जेडी वेंस, वहां के उपराष्ट्रपति, और इधर हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की एक अलग लिबास में है, और जब ये पहुंचे इनको रिसीव करने के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर खड़े थे तो उन्होंने बोला भी कि इस ड्रेस में आप हो, थोड़ा चौंक गए कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो। खैर, लेकिन इन लोगों के बीच बातचीत और मीडिया के सामने क्या बातचीत हो रही है, पहले इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। हालांकि बातचीत अगर सुनते जाएंगे तो ये लंबा 8 मिनट का है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन आधे मिनट 1 मिनट आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the? Tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful. यू आर गैबलिंग विथ वर्ल्ड वॉर 3। आप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना यहां पर। और तीनों के बीच उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अमेरिका के दोनों हैं, और राष्ट्रपति इधर यूक्रेन के हैं, और इन तीनों के बीच जो बातचीत चल रही है, अब पूरी दुनिया में इस बात की बहस छिड़ गई है कि ट्रंप और जेलेंस्की में कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इस बीच अपने देश में भी इस मसले पर सवाल उठ गए हैं कि एक तरफ यूक्रेन जैसे छोटे और युद्धरत देश का राष्ट्रपति अमेरिका जाकर उन्हें दो टूक जवाब देने की हिम्मत दिखा देता है, और यहां हमारे मोदी जी ट्रंप को दोस्त दोस्त कहते रह जाते हैं, और ट्रंप ने सबके सामने उनका भी अपमान किया और देश का भी अपमान किया। आप जानते हैं कि जब मोदी अमेरिका गए थे तब भी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी उनके सामने, और हाल ही में $21 मिलियन की मदद भारत को देने का दावा भी किया, और वो भी मोदी का नाम लेकर। ट्रंप ने भारतीयों को जंजीरों से जकड़कर भेजा था, आप याद कीजिए। मोदी तब भी चुप रहे और अब भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी को अब नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति का महत्व समझ आ रहा है, या अब भी वो अपने हिसाब से विदेश नीति को चलाते रहेंगे। तो ट्रंप जेलेंस्की मामले में मोदी उलझ चुके हैं, और वहीं जरा देश में आए, झांके थोड़ा और कुछ राज्यों में, तो देश में भी मोदी उलझे हुए दिख रहे हैं। पुरानी सरकारों को कोसने के चक्कर में मोदी शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। आज एक चैनल के कार्यक्रम में मोदी ने खान मार्केट गैंग और लुटियन जमात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और इसके साथ ही पीआईएल के ठेकेदार जैसी बातें भी बोली, जबकि पीआईएल का मतलब ही है जनहित याचिका, यानी इसमें ठेकेदारी जैसे दबंगई दिखाने वाले शब्द साथ नहीं जा सकते हैं। मोदी अब भी शायद अपनी सत्ता को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए विपक्ष पर निशाना साधे रहते हैं। हालांकि इस समय देश के हालात वाकई मोदी के विपरीत जा रहे हैं।
जिस तरह से शेयर मार्केट में तबाही आई है, उस पर विपक्ष अब सरकार से जवाब मांग रहा है और साथ ही युवाओं को भी आगाह कर रहा है कि आखिर आपको करना क्या है। खैर, इसी मसले पर आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है शेयर मार्केट पे। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा क्या है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ा है। भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी, उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में भी। निवेशक कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा, यह कहना है अखिलेश यादव का। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में दरार बन रही है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस ने फिर से एकनाथ शिंदे के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के फैसले को खारिज कर दिया है। यानी अपनी ही सरकार, जो पिछली सरकार थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, और वहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो 3200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, उसको इन्होंने खारिज कर दिया है। फडणवीस पहले भी शिंदे सरकार के फैसलों को पलट चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में आज निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने आगामी चुनाव यानी 2027 में जो चुनाव होना है उसमें 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। यानी 2 साल बाद होने वाले चुनाव पर अभी से छोटे दल बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। उधर अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और अब ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर जिले में नकली मतदाता जोड़ रही है। बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया है और अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, यह कहना है पश्चिम बंगाल की मुखिया, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो मोदी अब देश विदेश दोनों जगहों पर सवालों के घेरे में हैं। अब दुनिया की भी निगाहें हैं और देश भी उनकी तरफ देख रहा है कि वो किस तरह लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हैं और किस तरह देश का सम्मान बचाते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन शुरुआत करेंगे अमेरिका से। उससे पहले आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे तमाम उन वरिष्ठ साथियों से जो हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़ चुके हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की हमारे देश में, हालांकि वाह ज़ेलेंस्की खूब कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो ट्रंप के सामने किया, क्या ये डिप्लोमेसी है? ट्रंप अगर शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, विदेश नीतियों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उस आधार पे भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर शांति वार्ता की बात है तो फिर यहां अपनी डफली अपने राग में क्यों अटके पड़े थे ज़ेलेंस्की क्यों बार बार वो कह रहे थे कि पुतिन ने ऐसा किया, 2014 में क्रीमिया ले लिया, उसके बाद 2014 से 2022 तक ऐसा किया, 22 से अब 25, 3 साल और युद्ध में, और बिल्कुल कोहराम मचा के रखा हुआ, ये तमाम बातें हैं, जबकि वहां शांति प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। क्या ये विवाद मीडिया के सामने सही है? देखिए राजीव जी, आमतौर पर इस तरह की उच्च स्तरीय जो बातचीत है उसमें अचानक ऐसा घटनाक्रम आ जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। कुल 49 मिनट की यह बातचीत है, जिसमें आखिरी के चंद मिनट में यह सारा दृश्य उपस्थित हो गया। इसके कई आयाम हैं, हम सब जानते हैं, लगभग 3 साल होने को है रूस और यूक्रेन के युद्ध को। इन 3 सालों में यूरोप के देश, नाटो के देश, अमेरिका, ये सब ज़ेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखे हुए थे। $350 अरब की मदद अमेरिका कर चुका है, न जाने कितने हथियार, गोला बारूद सब दे चुका है। अब इसके एवज में अमेरिका ज़ेलेंस्की से जो रूस में बेशकीमती खनिज हैं उनकी वसूली चाहता है, उन पर अधिकार चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये यात्रा असल में मूल रूप से तो उसी मुद्दे पर, यूक्रेन में, रूस में नहीं, यूक्रेन में, क्षमा कीजिए यूक्रेन में। तो ये यात्रा इसी संदर्भ में थी कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच समझौता होगा, इस तरह के करार होंगे, लेकिन साथ में इस बात पर भी बातचीत होगी कि किसी तरह रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम लागू हो।
इस बीच में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो कुछ कहा, स्टूपिड प्रेसिडेंट कहा गया जेलेंस्की को, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि यहां तक तो बात ठीक है कि युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए जेलेंस्की के साथ बातचीत हो, लेकिन इन शर्तों पर किसी भी देश का मुखिया कैसे मान सकता है कि एक तरफ उसको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा, उसके राष्ट्रीय संसाधनों पर कब्जे की बात हो रही हो, अब तक जो खर्चा हुआ है उसके ऊपर, उस युद्ध में उसकी वसूली की बात हो रही हो, हिसाब किताब भी पूछा जा रहा हो। हिसाब में भी गड़बड़ी है। अमेरिका ने जो पैसा दिया है यूक्रेन को, खुद जेलेंस्की मान चुके एक मौके पर कि जो वित्तीय मदद दी गई थी उसमें से कुछ हिस्से का अता पता ठिकाना नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, अपने देश के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए जेलेंस्की ने जो भी कुछ कहा वो दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की इस दूसरी पारी में वे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दुनिया का दरोगा बनकर एक तरह से डंडा लेकर घूम रहे हैं, उसमें किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक छोटा सा देश, 3,85,00,000 की आबादी का, आबादी तो उसकी 4.5 करोड़ थी। इन 3 सालों के युद्ध में बहुत सारे युवक देश छोड़ छोड़कर जा चुके हैं, पलायन हो रहा है यूक्रेन से, लोग मारे जा चुके हैं बहुत बड़ी संख्या में। इतना छोटा सा देश और उसका मुखिया अगर अपने देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए तुर्शी बतुर्शी जवाब देता है, उत्तर देता है, तो ये अमेरिका के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इसके परिणाम पर 1 मिनट के लिए बात कर लें। इसका खामियाजा अंततः यूक्रेन को ही भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन की ताकत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि रूस के साथ वो नाटो या अमेरिका की मदद के बिना और लंबी लड़ाई लड़ सके। लड़ाई में वो लगातार पिछड़ रहा है। व्लादिमीर पुतिन कदापि जल्दी में नहीं है, वरना वे चाहे तो 2-3 दिन की बमबारी में तबाह कर सकते हैं देश को, पर वे इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे, वे धीमी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर अब अमेरिका ने, जैसा कि आज हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने, 3 बड़े फैसले हुए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो बताया अभी 1 आध घंटे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो यूक्रेन को जो माल असबाब की मदद दी जा रही थी, असलहे की मदद दी जा रही थी, उस पर रोक लगा दी है। नंबर 2, उसका हिसाब किताब मांगा जाएगा जो वित्तीय मदद अब तक की गई है। और तीसरी बात, आगे चलकर जेलेंस्की के रोल पर नजर रखी जाएगी। ये 3 खबरें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। नजर इस रूप में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेलेंस्की जाकर पुतिन के ही शरण में सरेंडर हो जाए, रूस से समझौता कर लें, युद्ध विराम कर लें, तो अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और ऐसा हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इस बात की गवाही देते हैं कि मौके पर देशों ने अपने हित में पाला बदलने का काम भी किया है। जी। बार बार तीसरे विश्व युद्ध की धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, वो इस तरह से बेमानी है कि इस वक्त दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कोई बड़ी लड़ाई हो। जब अभी खाड़ी में लड़ाई चल रही थी 1 साल से, तो दुनिया पूरी इस बात पर नजर रखी थी कि यह विश्व युद्ध में बदल सकती है। कुछ नहीं हुआ। अंततः सीज फायर हो गया, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अदला बदली चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया अब किसी ऐसी बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ेगी। लेकिन आज की घटना से, यानी बीती रात में जो कुछ वाशिंगटन में हुआ है व्हाइट हाउस में, वो एक सबक भी है। सबक दोनों तरफ के लोगों के लिए, दुनिया के बाकी देशों के लिए, भारत जैसे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, कि एक संप्रभु राष्ट्र का मुखिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के दरवाजे के भीतर, घर के भीतर बैठकर अपने स्वाभिमान की बात कर सकता है, करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की माफिक नहीं कि उनकी खिल्ली उड़ाई जाती रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वे चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और लौटकर आ गए। अगले चरण में राजीव जी उस पर बात करेंगे जो प्रधानमंत्री ने PIL और लुटियन गैंग पता नहीं क्या क्या बोला है। संक्षेप में सिर्फ इतनी सी बात अभी कर लें कि PIL जनहित याचिका इस देश की न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर मानी जाती है। 80 के दशक में जस्टिस PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर ने जनहित याचिकाओं की शुरुआत की थी। एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर देश की सबसे बड़ी अदालत में कोई व्यक्ति फरियाद कर सकता है, जिसमें कई तरह के विषय हैं। प्रदूषण है,
आतंकवाद है, जन सुविधाएं हैं, सड़क, ऐसे किसी भी विषय पर जनहित याचिका लगाई जा सकती है। अगर प्रधानमंत्री पीआईएल को इस रूप में ले रहे हैं जैसे वो कोई अपशब्द है, तो ये भी बेहद बेहद खेदजनक बात। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। खान मार्केट गैंग और क्या क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल फिर पीआईएल के लिए भी, तो कहीं ना कहीं पीआईएल के ठेकेदार कह रहे हैं। तो ऐसे शब्द गढ़ के आखिर नरेंद्र मोदी इस देश को देना क्या चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उधर भी एक ठेकेदारी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप चौधराहट दिखा रहे हैं, चौधरी साहब बन गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका कितना असर पड़ने जा रहा है दुनिया पे। आएंगे हम प्रशांत जी के पास। उनसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? पूरी दुनिया में, दुनिया दो भाग में कल से लेकर आज तक बढ़ चुकी है, यह दिख रहा है, सबके बयान आ रहे हैं। वो टेलीविजन शो हमने भी देखा, उसको शो ही कहा जाए जी, 50 मिनट का। लेकिन मैं जरा एक मिनट में जो डॉक्टर साहब बात कर रहे पीआईएल ठेकेदार, ये जो पीआईएल ठेकेदार हैं, इन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार को इसी पीआईएल ने ही बदनाम किया था, जो बाद में सब गलत साबित हुए, करप्शन के केसेस। लेकिन आते हैं मूल मुद्दे पर। देखिए, मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता हूं, मैंने देखा, और वो 10 मिनट का आखिरी का हिस्सा भी जिसमें ये विवाद हुआ। और क्योंकि आप रूस के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, वहाँ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये डॉनबास का जो रीजन है, उसमें युद्ध की संभावनाओं को पैदा किसने किया था? यही महाशय जो बैठे हुए हैं सामने, इन्होंने पैदा किया था। ये नेटो की गोद में खेल रहे थे, ये नेटो की मेंबरशिप लेना चाहते थे जी। अभी भी लेना चाहते हैं, अभी भी पीछे नहीं है। अभी पिछले हफ्ते फिर जी, नेटो बगैर अमेरिका के सपोर्ट के वैसे ही होगा जैसा जेडीयू है हमारे यहाँ। लेकिन देखिए, बहुत ऑब्जेक्टिव इसके एनालिसिस करें, मैंने देखा 40 मिनट तक ट्रंप बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं, बात कर रहे थे। और ज़ेलेंस्की 2-3 बार पुतिन को आतंकवादी तक कह दिया, उन्होंने टेररिस्ट कह दिया। ठीक है, दो देशों में झगड़ा होता है और दो देशों में युद्ध है अगर, और आपका तीसरा देश अगर आपको समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, तो आप पब्लिक स्पेस में, जहाँ पे टीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप दूसरे देश के राष्ट्रपति को आतंकवादी नहीं कहेंगे। नहीं, इन्होंने आतंकवादी कहा। वो प्रोवोक वहां से हो रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जेडी वेंस ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये एडमिट किया। अगर वो आखिरी के 10 मिनट आप सुने, उन्होंने इस बात को कबूला कि पुतिन ने, रूस ने आपके कंट्री पे हमला किया है और आपके कंट्री के साथ जास्ती हुई है। अब वो डिप्लोमेसी में उन्होंने कुछ कहा और ये साहब डिप्लोमेसी के इतिहास में चले गए। और फिर कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह दी जो कि किसी भी देश को, ज़ेलेंस्की को अधिकार है अपने देश की बात रखने का, तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के सामने ये कह दिया कि आपके बीच में, आपकी सीमाओं के बीच में समंदर है, इसलिए आप बचे हुए हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। तो ये जो ट्रंप का आप देख रहे हैं कि जो नाराज हुए, वो ट्रंप, वो इस वजह से नाराज हुए। तो ज़ेलेंस्की बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, अगर आप देखिएगा तो ये दोनों बैठे हुए हैं, पूरे 50 मिनट ज़ेलेंस्की कुर्सी की कोने में बैठे हुए थे जी। बहुत आक्रामक भूमिका, आक्रामक बॉडी पोस्चर के साथ, जो कि डिप्लोमेसी में नहीं माना जाता ऐसा। आप देखिए ट्रंप कैसे बैठे हुए हैं और ज़ेलेंस्की कैसे बैठे, पूरे 50 मिनट वो कुर्सी के एज पे बैठे हुए थे, झुक कर बात कर रहे थे, जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। तो
ये लोकप्रिय ओपिनियन से बहुत उल्टा मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये कि ये बात भी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि डिप्लोमेसी में आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं ट्रंप के बारे में कई बार कह चुका हूं कि ट्रंप की भाषा, ट्रंप का तरीका बहुत डिप्लोमेटिक नहीं है। जो डिप्लोमेटिक शिष्टाचार होते हैं उसको बहुत समय वो नहीं मानते, लेकिन इस मीटिंग के दौरान वो लगातार डिप्लोमेटिक थे, और शायद वो रेयर अर्थ जो डील है उसकी वजह से रहे होंगे, जिस भी वजह से थे वो डिप्लोमेटिक थे। बात बिगड़ी जब उन्होंने अमेरिका की को कह दिया कि आप जो है समंदर आपके बीच में, इसलिए आप सुरक्षित हैं। तो जो देश दुनिया को अफगानिस्तान, इराक में आके तबाह करता है लोगों को, उसको अगर आप कहते हैं कि आप कमजोर हैं तो वो कैसे मानेगा। और आज की तारीख में प्रशांत जी, आज की तारीख में कोई ये कहे कि आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आपके आजू बाजू में सागर है, समुंदर है, तब तो ये मूर्खता है। क्योंकि आप एक बटन दबाएंगे और वहां से इंडिया के ऊपर गिराएंगे, इंडिया एक बटन दबाएगा चाइना के ऊपर गिराएगा एक एटम बम। अब तो सबके पास है, और ऐसे ऐसे एटॉमिक बम के लिए, एटम बम के लिए प्रक्षेपास्त्र हैं जो आप ले जाकर कहीं भी, यहां से बटन दबाइए, कहीं भी 5-5 हजार किलोमीटर के रेंज में आप गिरा सकते हैं। चाइना के पास भी है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, इजराइल के पास है, सबके पास है। तो ये तो मूर्खता है जेलेंस्की का कहना। जी बिल्कुल। दूसरा कि अब नेटो के लोग बड़ा समर्थन इनका कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप और अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि वॉर रुकवाने वाले पापा हम रुकवाएंगे वॉर। ट्रंप मल्टीलैटरलिज्म पे भरोसा नहीं करते। नेटो के कंट्रीज ये चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज ये चाहते हैं कि इस पीस प्रोसेस में, शांति प्रक्रिया में मेज पर वो भी बैठे हैं। इसलिए वो अभी ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। उनका कोई और हित उसमें नहीं है। वो चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया में मेज पर हम भी बैठे हैं, कुछ अगर बात मिल रही है तो हमको भी मिले। वो उनकी भी निगाह अर्थ उसमें, रेयर अर्थ मेटल्स में है। तो यूरोप के देशों का इतना ही मकसद है कि वो पीस प्रोसेस में, और अमेरिका कह रहा है कि पीस प्रोसेस हमने शुरू किया है, हम करेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप और जेडी वेंस ने एक जो बुरी बात की वहां पे कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमान के सामने, मीडिया के सामने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी उड़ाया। उन्होंने जो बाइडेन को, ओबामा को, सबको उन्होंने बुरा भला कहा। तो दोनों तरफ से जो सीमाएं मर्यादा की हैं वो लांघी गई। अब इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा इस पूरे लड़ाई में जो सबसे खुश व्यक्ति होगा, जो मजे ले रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, जिसने इस टीवी शो को बहुत ही रोचक तरीके से देखा होगा, वो है पुतिन जी। फायदे में वो है। अब उनको मालूम है कि अब यूक्रेन का जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो अब कम होगा, और सबसे बड़ा समर्थक उनका अमेरिका था। वो अमेरिका से समर्थन जो है अब उसको वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलता रहा है अभी तक। न हथियार, न पैसा, न समर्थन। डिप्लोमेसी में जिस डील के लिए वो गए थे वो डील साइन नहीं हुई। बहुत ही जिसको कहें बेआबरू होके व्हाइट हाउस से वो निकले अकेले बाहर। ट्रंप उनको रिसीव करने तो गए, छोड़ने नहीं गए उनको बाहर। और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हुई। तो अब हम देखते हैं कि अगले कुछ सप्ताह के भीतर ये जो रियलिटी शो हमने देखा है, कुछ सप्ताह के भीतर ही हमको इसके जो डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हैं, जो इसके असर हैं, वो दिखाई देना चालू हो जाएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर साहब आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? दो देशों